Hello, very warm welcome in this beautiful subject of thermodynamics and the most handsome faculty, that's me, of the universe. अब सुनाई पड़ा? फिर लाइन खराब हो गई। अरे यार अब नहीं बोलूंगा, जाओ। राइट, सुनाई नहीं पड़ रहा तुम लोगों को? आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? अगर आप मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं तो जरा दिल बना के स्वागत नहीं करेंगे हमारा? दिल बना के स्वागत नहीं करेंगे? दुबे जी, दुबे जी, ओ दुबे जी, दुबे जी, दुबे। दुबे मतलब समझते क्या होता है? द्विवेदी बोलते हैं इनको, जिनको दो वेदों का ज्ञान होता है। एक होते हैं त्रिवेदी, जिनको तीन वेदों का ज्ञान होता है। एक होता है चतुर्वेदी, जिनके चार वेदों का ज्ञान होता है। और एक होते हैं दीक्षित जो हर काम में दक्ष होते हैं। दक्ष मतलब समझते हो? निपुण, निपुण समझते हो? परफेक्ट। देख रहे हो अपनी बड़ाई? भाई मैं अपनी बड़ाई करता रहता हूँ ऐसे ही। क्या पंचवेदी कौन होता है? ताजिम भैया तुमको कुछ पता होता नहीं। पांच वेद ही नहीं होते हैं, वेद ही चार होते हैं भैया, वेद ही चार होते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्। देख रहे हो कितने हाई लेवल के नॉलेज है मेरे पास। चलो स्टार्ट कर दे। तो ये क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व दिस, लेट्स सॉल्व दिस। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम्, मतलब 18 पुराणों में से व्यास ने सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस किया है, दो वर्डों में फोकस किया। क्या है वो दो वर्ड? प्रेम। प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन तुम लोगों ने प्रेम का डिफिनेशन खराब कर दिया। तुम मैकेनिकल वालों ने, हम मैकेनिकल वालों ने प्रेम का डिफिनेशन खराब करके रखा है तुम लोगों ने। व्यास ने जिस प्रेम की बात की थी वो एक अलग टाइप का प्रेम था, है? जो 18 पुराणों में जिस प्रेम की बात की गई है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट डेफिनेशन इज समथिंग डिफरेंट। तुम जैसे लोगों ने प्रेम का नाम बर्बाद कर दिया है। चलो जल्दी सॉल्व करो। दुबे जी जल्दी सॉल्व करेंगे। अरे यार पावर फिर गया, शिट। ये आज पावर ना रुला रहा है मुझे। डेफिनेशन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ईयर टू ईयर। यस, चलो जल्दी, चलो जल्दी सॉल्व करेंगे। अच्छा जल्दी सॉल्व करेंगे बेटा। सो इन अ न्यू टेम्परेचर स्केल से डिग्री पी, एक नई स्केल है डिग्री पी, जिसमें बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। आपको सेंटीग्रेड स्केल से कोरिलेट करना है। किससे कोरिलेट करना है बाबू? सेंटीग्रेड से। तो एक देखो, जब भी स्केल बनाई जाती है तो मैंने आपको बताया था क्या क्या चाहिए। आइस पॉइंट चाहिए, और क्या चाहिए? स्टीम पॉइंट चाहिए, स्टीम पॉइंट चाहिए। तो डिग्री सेंटीग्रेड के रेफरेंस में करना है सारा काम। तो डिग्री सेंटीग्रेड का तो पता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो नई टेम्परेचर स्केल बनाई है चंपक भाई ने, जिसका नाम दिया है डिग्री पी, डिग्री पी, पवन ने बनाई है स्केल, डिग्री पवन। तो ये जो डिग्री पवन है, पवन, पवन भाग गया, पवन कहां गए तुम? तो इसने क्या किया है? बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पी ही है, और फ्रीजिंग पॉइंट को ज्यादा दे दिया, 300 डिग्री पी दे दिया है। भाग गया पवन। तुम लोग ऐसा भाग रही जैसे कि कोई
चलो हार्दिक, हार्दिक तो ब्लॉक पड़ा हुआ बेचारा, मैंने तो रिक्वेस्ट भेजी थी, पता नहीं रिक्वेस्ट ही नहीं एक्सेप्ट किया। बोले नहीं इसको तो नहीं छोड़ेंगे, हमें लग रहा है दीदी बोल दिया इसलिए इसको ब्लॉक कर दिया। दीदी वर्ड हो सकता है कि उस ब्लॉक लिस्ट में होगा, राइट। तो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, सेंटीग्रेड और पी में रिलेशन बना दो। मान लो सी इज इक्वल टू है ए प्लस बी इंटू पी, सी इज इक्वल टू है ए प्लस बी इंटू पी। तो आइस पॉइंट पे क्या होगा, आइस पॉइंट, आइस पॉइंट में सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आइस पॉइंट पे सी का वैल्यू 0, ए प्लस बी इंटू 300, ठीक है। और स्टीम पॉइंट में राइट, स्टीम पॉइंट में सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटे, स्टीम पॉइंट में सी का वैल्यू 100 और a प्लस बी इसका भी वैल्यू 100। अब जरा a और b का वैल्यू निकालो, तो b का वैल्यू कितना निकलेगा, b का वैल्यू है -0.5, -0.5 और a का वैल्यू आया 150। तो मेन इक्वेशन क्या बन गई, c इज इक्वल टू 150 माइनस 0.5 p। अब क्या पूछ रहा है, at डिग्री p, at 0 डिग्री p, when at p is equal to 0, अगर p का वैल्यू 0 हो जाए तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड। है दया का भाव है का चुनाव, न कोई बी बता रहा है, शिव शंकर पाल ये तुम्हारा बी कहां से आंसर आ रहा है, कौन सी दुनिया में रह रहे हो तुम। सी देखो, सी निकल रहा है। ताजिम कहां रहते हो ताजिम भैया तुम, सी आ रहा है, बिना सॉल्व किए आंसर सी दे रहा है, मैं जानता हूं सर, सी इज ऑलवेज करेक्ट, हमको पता है। यहाँ पे पी है कि रो है, अरे रो लिख लो, तुमको पी लिख रहा है। ज्योति तुमको, ज्योति तुम्हारा फोकस केवल पी और रो में, आंसर तुम्हारा निकल नहीं रहा है और इस बात पे तुम्हें पूरा फोकस है कि पी है कि रो। अरे रो लिख लो भाई, तुम रो लिख लो, रो लिखो पी लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। फोकस सही करो ज्योति। लड़कों के चक्कर में मत पड़ो। अरे मत, अरे तुम तो लड़के हो, मैं भूल गया था, सॉरी मैं भूल गया था, सॉरी। कहोगे यार ये फैकल्टी बहुत दुष्ट है। कौन से फॉर्मूले लगाओगे यहां पे, इसकी कौन सा फॉर्मूला ऐसा मैंने आपको बताया, वो एक थर्मोमीटर का फॉर्मूला है। यहां पे दो टेम्परेचर के स्केल, जो दो टेम्परेचर स्केल है इनके बीच में रिलेशन पूछा है। रजत भैया कौन सा फॉर्मूला लगाने का सोच रहे हो तुम, हमको बताओ पहले, तुम कौन सा फॉर्मूला ऐसा याद करके आए हो आज, कौन सा ऐसा फॉर्मूला याद करके आए हो जो तुम यहाँ पे लगाना चाहते हो, हमसे बताओ तुम आज। लास्ट टाइम फॉर्मूला कौन, अरे वो एक कैलिब्रेशन का फॉर्मूला है, एक थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करने का फॉर्मूला है। यहां पे दो टेम्परेचर स्केल के कोरिलेशन को पूछा जा रहा है, दो रेफरेंस पॉइंट है। भगवान लगा के देख लो, अगर लगा पाओ तो। नहीं रजत भैया तुम ट्राई कर लो, पहले ट्राई करो। यस सर, गॉट इट नाउ,
ये दया का भाव हो या ट्रेन का शिकान हो, नीन नीन नन नान नो, आन बान शान हो या नान नैन नान हो, नन नान नान नैन नान नो। सर मैंने 100 को फ्रीजिंग और 300 को फॉइल बॉइलिंग मान के कर दिया। बहुत लोग ये गड़बड़ करते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो भैया, क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो बाबू। शिव शंकर, तुम्हारा नाम शिव है, हमसे बस थोड़ा ही पीछे हो। अगर एएम लग जाता तो शिवम हो जाते तुम। आज जो शिवम तिवारी नहीं दिख रहा है, कहाँ गया शिवम तिवारी? एक तिवारी किसी पे भारी होने गया है, तिवारी किसी पे भारी होगा आज। तिवारी जी कहाँ हो? गायब है आज। सॉल्व करो जल्दी। द रीडिंग टीए एंड टीबी आर टू थर्मो, अब दो थर्मोमीटर है, और दो थर्मोमीटर जो क्या बोल रहा है ध्यान समझे, एग्री वर्ड पे ध्यान समझेंगे। एग्री एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इसका मतलब क्या है, दो थर्मोमीटर है जो दोनों आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में एग्री करते हैं, एक दूसरे को एग्री करते हैं मतलब सेम वैल्यू देते हैं, सेम वैल्यू देते हैं, और दोनों में रिलेशन भी दिया हुआ है। दो अलग अलग थर्मोमीटर हैं और दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन है? टी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी बी प्लस सी टी बी स्क्वायर। ए बी सी कांस्टेंट है। एक चीज और दिया है कि जब ए रीड करता है 51 तो बी रीड करता है 50, तो जब बी 26 रीड करेगा तो ए की रीडिंग बताना है। How much money? जल्दी सॉल्व करो। तो देखो स्टीम अगर आइस पॉइंट पे लिखे, आइस पॉइंट पे, तो टीए का वैल्यू भी जीरो होगा, ए प्लस टीबी का वैल्यू भी जीरो होगा, क्योंकि दोनों एग्री करते हैं। तो ए का वैल्यू फाइनली कितना आ गया? जीरो। तो इक्वेशन क्या बन गया? टीए इज इक्वल टू बी टीबी प्लस सी टीबी स्क्वायर। अब स्टीम पॉइंट पे एग्री करते हैं, स्टीम पॉइंट पे टीए का वैल्यू 100, बी टीबी का वैल्यू 100 और सी टीबी स्क्वायर का, टीबी का वैल्यू 100। ठीक है, इसके बाद ए अगर 51 है, ए क्या रीड करता है? 51 डिग्री सेंटीग्रेड, बी इंटू 50, सी इंटू 50 स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशन है, एक ये दो। अब यहां से बी का वैल्यू निकालो और सी का वैल्यू निकालो। बी और सी का वैल्यू रखेंगे
तो आपको टी ए इज इक्वल टू बी, बी का वैल्यू कितना आया, बी और सी का वैल्यू बताओ, वैल्यू भी नहीं निकाल पा रहे हैं लोग, पता नहीं क्या करेंगे। ये नया कब राइट, तो b का वैल्यू हो गया 1.04 और c का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻4। c का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻4। बहुत स्लो काम करते हो भाई। -4 इंटू 10⁻⁻4 वैल्यू पुट कर, टी एज इक्वल टू आ गया 1.04 टीवी -4 इंटू 10⁻⁻4 टीवी स्क्वायर। अब टीवी का वैल्यू रख दो 26, टीए का वैल्यू आ जाएगा 26.7, कितना है टीए का वैल्यू कितना आ रहा है 26.7 आ रहा है क्या, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ये दया कब भाव हो चलो ठीक है, हो गया सबका। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इस क्वेश्चन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, अगर दो थर्मोमीटर हैं जिनको आपने सेम मेथड से कैलिब्रेट किया है, मेरी बात सुन लो रोहित, मेरी आज ये बात जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। मान लो तुम्हारे पास दो थर्मोमीटर है, दो ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर है। ये चंपक भाई इधर देखो, ये ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर है। कौन सा? ये मरकरी ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर है। कैसा थर्मोमीटर है? मरकरी ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर। और ये कौन सा है? ये अल्कोहल ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर है। एक मरकरी ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर है, एक अल्कोहल ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर है। और दोनों को हमने आइस पॉइंट में कैलिब्रेट किया और स्टीम पॉइंट में कैलिब्रेट किया। जब आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में कैलिब्रेट करोगे तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट में तो ऑब्वियस सी बात है दोनों सेम ही वैल्यू देंगे और सही वैल्यू देंगे, क्योंकि कैलिब्रेट ही उसी पॉइंट पे किया गया है। लेकिन क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि इंटरमीडिएट पॉइंट पे किसी और टेम्परेचर पे ये दोनों सेम वैल्यू देंगे? दो थर्मोमीटर आपने बनाए हैं, ध्यान समझ लो, आपने दो थर्मोमीटर बनाए हैं इस मेथड से, जो मेथड आप लोग पढ़ते हैं, राइट? बाप रे, जुकाम तो बढ़ता ही जा रहा है, राइट? अगर आपने दो थर्मोमीटर बनाए हैं, ध्यान समझिए, राइट? अगर आपने दो थर्मोमीटर बनाए हैं, दोनों क्या बोलते हैं कि सेम, मतलब दो थर्मोमीटर बनाए हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, सेम आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे कैलिब्रेट किए गए। तो आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट पे दोनों सेम वैल्यू देंगे, लेकिन अदर पॉइंट पे दोनों सेम वैल्यू देंगे, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है? कुछ नहीं सर, कोई गारंटी नहीं है, दोनों अलग अलग वैल्यूज दे सकते हैं। यस बिल्कुल, राइट। क्यों ऐसा दे सकते हैं उसका रीजन आप समझिए। जब हम इस सिस्टम को कैलिब्रेट कर रहे थे तो हमने वेरिएशन क्या माना था? दोनों में वेरिएशन क्या माना था? लीनियर माना था। T = A + BP माना था, याद करो मेथड।
टू रेफरेंस पॉइंट सिस्टम, तो वहाँ पे हमने लीनियर वेरिएशन मान, लेकिन जो ये मरकरी है ये लीनियरली वैरी करेगी टेम्परेचर के साथ, इसकी क्या गारंटी है? ये चलो अच्छा मरकरी कर रही है मान लो लीनियर वैरी, लेकिन अल्कोहल भी लीनियर वैरी करेगा, इसकी क्या गारंटी है? हो सकता है दोनों ही लीनियरली वैरी ना कर रहे हो, राइट? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी जिंदगी में याद रखना, राइट नाजिम भाई, राइट? एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि इवन दो टू थर्मोमीटर्स आर एग्री एट आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट, बट द इंटरमीडिएट वैल्यू में चेंज। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट वैल्यू है वो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती है, और आप कभी डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा वाला करेक्ट है। बीच का वैल्यू आपने निकाला, अब एक ने क्या किया, एक ने वैल्यू दिया 26 अब और दूसरा दे रहा 26.78। अब मैं तुमसे पूछूं बताओ दोनों में से कौन सा करेक्ट है? हम नहीं बता सकते, राइट? दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस बिकॉज इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ। अगर आपको पता है कि ये लीनियर फॉलो करता है और ये लीनियर फॉलो नहीं करता है, इसलिए दोनों है, तो हम बोलेंगे ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमको पता है इसका वेरिएशन लीनियर है। या फिर मान लीजिए कि जो हमने वेरिएशन यूज किया है वो दोनों के लिए, मतलब एक के लिए पता है एक के लिए नहीं पता है, तो उस केस में हम लोग ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप नहीं। हाँ, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकल रहा है वो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर पे भी डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर पे डिपेंड करेगा, भले आपने मेथड कैलिब्रेशन का सेम ही यूज किया हुआ हो। तो नोट पॉइंट लिखेंगे भैया, नोट पॉइंट लिखेंगे, अरे नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट लिखेंगे। सारे लोग नोट पॉइंट लिखेंगे। लिखो, इवन टू थर्मोमीटर्स आर एग्री, ध्यान लिखो, इवन टू थर्मोमीटर्स आर एग्री एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, even two thermometers are agree at ice point and steam point, even two thermometers are agree at ice point and steam point, but intermediate temperature can be different, intermediate temperature can be different, full stop. The temperature measured by a thermometer, the temperature measured by a thermometer is depends upon the type of thermometer, depends upon the type of thermometer and type of construction, type of thermometer and type of आ जाएगा उसमें क्या, टू रेफरेंस पॉइंट से भी आंसर आ रहा है सर। वेरी गुड रजत, ग्रेट अचीवमेंट। चलो अब नेक्स्ट चैप्टर। तो पहला यूनिट हुआ खत्म। पहला यूनिट क्या हुआ? खत्म। ध्यान से सुन लो, आज सारे लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताने वाला हूं मैं, क्योंकि तबीयत खराब है, इसलिए मैं जब तबीयत खराब होती है तो मैं ज्ञान की बातें ज़्यादा करता हूँ, राइट? जब मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं जोक ज़्यादा मारता हूँ, राइट? तो आज तो जोक निकल नहीं पा रहा है, देखो, ठीक है? तो क्या है, पहला यूनिट हो गया है ख़त्म, पहला यूनिट हो गया है ख़त्म। सर डीपीपी इसकी आज आपको मिल जाएगी, राइट? डीपीपी इसकी आज अपलोड कर दी जाएगी, तो इसकी डीपीपी आप सॉल्व कर लेंगे, राइट? इसकी डीपीपी क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे।
एंटरटेनमेंट तो रहता है, एंटरटेनमेंट तो रहता है पवन भाई, तुम गायब हो जाते बीच बीच में, तुम उड़ जाते हो बीच बीच में, ये मुझे बुरा लगता है। राइट, तो ये बात है। और थोड़ा तबीयत भी खराब है, नहीं तो मैं ऐसा रोस्ट करता तुमको कि तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचते। कहते ऐसे मुंह छुपा के आते, सर मैं तो लुट गया है। अरे गाना ना छोड़ो, यहाँ पे नाक नहीं सूख गई एकदम, वो दवा खा ली मैंने, दवा खा ली मैंने यार, बुरा हालत खराब है, तुम बता रहे हो गाना। तो मैं, हाँ मैं जो बताने वाला हूँ ध्यान सुनो। पहली यूनिट हो गई है खत्म। पहली यूनिट में कितने कॉन्सेप्ट थे जिसपे क्वेश्चन बन सकता है, राइट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो देखो कहीं से बन सकता है, जो कि गेट में नहीं आएगा, राइट, जो कि गेट में नहीं आएगा, राइट, जो कि गेट में नहीं आएगा। और फर्स्ट यूनिट में जहां जो गेट में क्वेश्चन बन सकता है, वो पहला क्वेश्चन बन सकता है प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है बट हाँ बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस और प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अच्छा देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस पे शायद डायरेक्टली क्वेश्चन ना भी बने, या प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस पे प्रॉब्लम शायद डायरेक्टली ना भी बने, राइट। लेकिन एक बात समझ लेना कि किसी भी क्वेश्चन के बीच में कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। जैसे कि अपन लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट लॉ के बीच में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आइडियल गैस का यूज हो जाएगा, तो वो चीज है। फिर उसके बाद वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, और तीसरा क्वेश्चन हो गया बेस्ड ऑन थर्मोमेट्री, मतलब बेस्ड ऑन टेम्परेचर स्केल्स। तो सिर्फ 3 ही टाइप के प्रॉब्लम्स अभी तक हम लोगों ने डील किए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग, ये एक यूनिट हो गया, पर इस यूनिट से जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की वो हार्डली 10% है, मतलब 10% केवल चांस है। ध्यान समझना, गेट में जो गेट 2024 की बात कर रहे हैं ना अपन लोग, 24 ही आएगा ना, हाँ। तो जो गेट 2024 है बेटा, गेट 2020 अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसमें गेट 2024 में आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है। 10% चाहे जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसमें 10% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा, बस केवल और केवल 10% प्रोबेबिलिटी है, राइट। अब हमारा अगला टॉपिक है, राइट, अगला हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हमको क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ। अब यूनिट का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ध्यान समझिए, एक यूनिट हो गया, कौन सा यूनिट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला यूनिट क्या था बोलो जरा, पहला यूनिट में क्या क्या है, पहला यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा यूनिट क्या है, दूसरा यूनिट है हमारा क्या कहते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा यूनिट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। और फोर्थ यूनिट है प्योर सब्सटेंसेस, राइट। तो 4 हो गया, और फिर एक छोटा चैप्टर और भी है, बस हो गया। मतलब 4 से 5 यूनिट है केवल इस पूरे चैप्टर में, राइट। और पहले यूनिट का हमने बता दिया कि भाई देखो कॉन्सेप्चुअली आनी चाहिए चीजें, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। यानी बची कितनी यूनिट, और लास्ट वाली यूनिट से भी सेम ही हाल है, राइट। उससे भी कुछ का ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिट कितनी बच रही है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड लॉ से मेजरली क्वेश्चन आने वाला है। मतलब मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि जो 5 से 6 नंबर का आता है, जिसमें से 4 से 5 नंबर का केवल 2 यूनिट से आएगा। कौन सा, फर्स्ट लॉ वाली और सेकंड लॉ वाली। फर्स्ट लॉ में कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं। सेकंड लॉ में कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर है, बहुत बढ़िया। अब विलेन की एंट्री हो रही है आपके साथ, राइट। अब विलेन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब भी किसी सिस्टम में आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने वाले होते हैं, जस्ट एक हाँ जी भैया, कहाँ है, प्रगति के बाहर। 1 मिनट में भेजता हूँ किसी को। हाँ 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 हाँ, कोई आया, दे दो, इन्हीं को दे दो।
पुल्लू भैया ले लो, ऊपर देखिए भैया। ओटीपी है क्या पुल्लू भैया? ओटीपी है क्या? ओटीपी है क्या भैया? दे दो। हेलो, अरे आवाज आ रही थी क्या? ये मैंने तो यार ऑफ किया था, मैंने तो ऑफ किया था। बर्गर नहीं आया, कुछ और मंगाया था, कुछ और मंगाया था अमेजोन से। राइट, वही मैं सोचूं कि आवाज तो नहीं आ गई। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो हमने आपको बताया कि अब आप जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी भी नो टीपी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप किसी भी सिस्टम में लगाना है आपको, राइट, किसी भी सिस्टम में अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम, सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, राइट। तो फर्स्ट लॉ आप ऐसे लगा ही नहीं सकते, मतलब जैसे मान लो यहाँ इसमें हमको फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करता है भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है बेसिकली, राइट। तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, राइट, थैंक यू। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, राइट। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेकिन इसको क्या है, किसी सिस्टम में जब आप लगाने वाले होगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये सिस्टम क्लोज है या ओपन है। यानी क्लोज के लिए अलग इक्वेशन आएगी, ओपन के लिए अलग आएगी। तो पहले क्लोज के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर ओपन के लिए पढ़ना पड़ेगा। किसके लिए पढ़ना पड़ेगा? ओपन के लिए पढ़ेंगे। सारे लोग ध्यान दे लें, मतलब जब भी क्वेश्चन फर्स्ट लॉ का सॉल्व होगा, जब भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व होगा तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा क्या है? सबसे पहला स्टेप है तुमको आइडेंटिफाई करना है कि फर्स्ट लॉ लगाने कहाँ वाले हो। फिर सेकंड आपका स्टेप होगा कि आपको ये पता करना है कि ये क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है। क्या है? क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है। अगर क्लोज सिस्टम है तो क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं। तो आपको पता है कि क्लोज सिस्टम, देखो तीन ही तरीके के इंटरैक्शन होते हैं, मास, हीट एंड वर्क। अब यहाँ पे मास ट्रांसफर तो होगा नहीं, तो केवल क्या होगा? हीट और वर्क ट्रांसफर होगा। क्या होगा? हीट और, तो हीट और वर्क ट्रांसफर आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पता चले? वर्क एंड। तो इसके लिए इसको क्लोज सिस्टम पढ़ने के लिए हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वर्क एंड हीट। अब वर्क एंड हीट क्यों पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? अरे वर्क एंड हीट चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है। क्या है? प्री रिक्विजिट है टू स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। प्री रिक्विजिट है टू स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। ये प्री रिक्विजिट है टू स्टडी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो प्री रिक्विजिट है बेटा। तो वर्क, अब मान लो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहीं पे लगाना है क्लोज सिस्टम में, अब वर्क के बारे में ही नहीं पता है, वर्क कैसे निकालना जाता है यही नहीं पता है, हीट कैसे निकाला जाता है यही नहीं पता, तो फिर आप लगा नहीं पाएंगे। तो वर्क और हीट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो
ये चैप्टर समझ में आया क्या है? जो अभी चैप्टर हम लोग पढ़ने, नेक्स्ट चैप्टर ये क्या लिखा हुआ है? वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट दूसरा चैप्टर है, ये क्या सेकंड चैप्टर है। अब ये चैप्टर में क्या है? केवल क्लोज सिस्टम। पहली चीज तो इसमें सिर्फ क्लोज सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्लोज से, कोई ओपन सिस्टम की बात नहीं करेगा, कोई ओपन सिस्टम की बात नहीं करेगा, सिर्फ क्लोज सिस्टम की बात करेंगे। और वर्क क्या होता है, हीट क्या होता है, इसकी बात करेंगे। जब वर्क और हीट पता चल जाएगी तो फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम लगाएंगे, क्लोज सिस्टम पढ़ेंगे, क्लोज सिस्टम पढ़े। जब ये पूरा कितना टाइम लेगा सर? ये दोनों टॉपिक कितना टाइम लेंगे? दोनों टॉपिक लेंगे करीब करीब 8 घंटे। कितने टाइम लेंगे? 8 घंटे। तो 8 घंटे में आपको वर्क एंड हीट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्लोज सिस्टम वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ओपन सिस्टम में। जब हम ओपन सिस्टम में जाएंगे तो ओपन सिस्टम में फिर दो चीजें आ जाएंगी, राइट? फिर दो चीजें आ जाएंगी, फिर दो चीजें आ जाएंगी कि भैया, राइट, ओपन सिस्टम में जाएंगे तो फिर दो चीजें आ जाएंगी। एक आ जाएगा क्या? स्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो, और एक आ जाएगा अनस्टडी फ्लो, राइट? अनस्टडी फ्लो, राइट? स्टडी फ्लो और अनस्टडी फ्लो। स्टडी के लिए अलग तरीके से डील करते हैं, अनस्टडी के लिए अलग तरीके से डील करते हैं। तो फिर हम स्टडी फ्लो के लिए पढ़ेंगे, फिर अनस्टडी के लिए पढ़ेंगे। और यहाँ पे अच्छा ठीक है, अभी तो नहीं। तो मतलब कुल मिला के कितने पार्ट हैं इस पूरे यूनिट में? कितने पार्ट हैं? 4। चैप्टर 2 ही हैं, मैंने चैप्टर के नाम 2 ही हैं, लेकिन पार्ट कितने? 4। कितने पार्ट पढ़ने हैं? 4 पार्ट पढ़ने हैं, राइट? पहला पार्ट ये प्री रिक्विजिट है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, राइट? और ये चौथा पार्ट। एज पर गेट इज कंसर्न ये 3 पार्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये विलेन है बेटा, ये जो है ये विलेन है। विलेन है मतलब क्या है भैया? देखो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आना ही आना है। ये तीनों चीज से देख के आप कोई भी ईयर उठा लो, कोई भी ऐसा ईयर नहीं मिलेगा जिस साल क्वेश्चन नहीं आया है। यानी एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो 2 नंबर तो यहां से आएंगे आगे डायरेक्टली। अब इसका यूज इतना ज्यादा है, मतलब एंट्रोपी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे और वहां पे बीच में कौन घुस जाएगा? बीच में कौन घुस जाएगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि फर्स्ट लॉ ही तो विलेन है, विलेन तो हर जगह घुसेगा। समझ आ रहा है? तो अब जैसे मान लो एंट्रोपी का फॉर्मूला है S2 - CpLn T2/T1 Rln P2/P1, लेकिन T2 नहीं दिया है क्वेश्चन में, T2 नहीं दिया, तो T2 निकालने के लिए फर्स्ट लॉ यूज करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो? एक्सर्जी मान लो पढ़ रहे हो तुम, एक्सर्जी पढ़ रहे हो, राइट? एक्सर्जी पढ़ा तुमने, U1 - U2 -T0 S1 - U2, लेकिन U2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, या U1 - U2 का वैल्यू नहीं दिया। कहां से निकालोगे? फर्स्ट लॉ से निकालोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट लॉ हर जगह घुसता जाएगा, राइट? पावर फिर कट, पावर फिर कट, ठीक है? ओके, तो ये हो गया। अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला पार्ट, राइट? ये वाला पार्ट। चलो, वर्क एंड। अच्छा ये बताओ, किसी थर्सडे को क्लास ले सकते हैं क्या? आज जुकाम बहुत ज्यादा है यार, पूरा नाक बंद है। किसी थर्सडे को क्लास ले सकते? 2-3 घंटे की, बस 2.5-3 घंटे की। 2.5-3 घंटे पीछे चल रहे हैं हम लोग, हैं? आज बहुत ज्यादा इशू है, मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में, मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल। रात में, हाँ रात में ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। शाम को ही लेंगे, मतलब 6-7 बजे, 7 से 7, 8, 9, 7 से 9 ले लेंगे किसी दिन, 7 से 9 ले लेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, आज यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं उनको बता देता हूँ BM को। ठीक है? हाँ प्लीज पूछ लो, प्लीज पूछ लो ताजिम भाई, प्लीज पूछ लो।
सर इन आइडियल गैस इक्वेशन इन not application is superheated vapor. Sir, in ideal gas equation in not applicable in superheated steam. अच्छा, latent in ATD, latent in ADT. Sir, in ideal gas equation in is not applicable in superheated vapor. अच्छा, 3R की क्लास लेना. अच्छा देखो देखो सुनो इधर मेरी बात ध्यान से सुनना ताजिम भाई, जो तुमने क्वेश्चन पढ़ा है एटीडी में, राइट, उसका ध्यान समझना. सुपर हीटेड स्टीम में क्या है कि सुपर हीटेड स्टीम भी क्या, जो तुम्हारी पुरानी बुकें हैं, देखो जो हकीकत बताता हूं मैं, पहले के जो पावर प्लांट हुआ करते थे, राइट, उसमें जो मैक्सिमम डिजाइन टेम्परेचर होता था वो 500 से 600 डिग्री होगा. 500 डिग्री टेम्परेचर आप जाके चाहे देख लेना, आप जाके चाहे तो देख लेना कि जिस क्वेश्चन में या जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाया होगा उससे पूछना कि सर बॉयलर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है. बॉयलर का जो जब रैंकाइन साइकिल आपने पढ़ा वहां पे आपने ये बात पढ़ी होगी. जब आपने रैंकाइन साइकिल पढ़ा तो वहां आपने पढ़ा होगा कि हम यहाँ पे आइडियल गैस लॉज नहीं लगा सकते. उसका रीज़न ये है, उसका रीज़न क्या है कि जब हम जो रैंकाइन साइकिल डिज़ाइन करते हैं, देखो आज की बात नहीं हो रही, ये बुक्स बहुत पहले लिखी हुई हैं और ये बुक्स जो लिखी हुई हैं वही डेटा चला जाए. डेटा कोई मॉडिफाई कर ही नहीं रहा है, डेटा कोई मॉडिफाई नहीं करने के लिए बैठा हुआ है. सब लोग उसी डेटा पे क्वेश्चन बन रहे हैं. तो आज भी जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है रैंकाइन साइकिल में, उसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट रखी जाती है 500 से 500 ही रखी जाती है. 450, 500, 550, इससे ऊपर आप नहीं देखोगे किसी भी क्वेश्चन पर. एक्चुअल में आजकल क्या हो रहा है, ये तो पुराने थर्मल पावर प्लांट की बात थी. आजकल जो सुपर थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनका जो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर जिसपे डिजाइन किए जाते हैं वो 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर है, पहली चीज डिजाइन टेम्परेचर. बट एक्चुअल में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है सुपर हीटेड में, राइट. फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो भी 5-6 की, राइट, क्योंकि बॉयलर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. अगर बॉयलर फटा ना तो 2-4-10 गांव को ले जाएगा अपने साथ में, और रेडिएशन की वजह से तो 2-4-10-20 किलोमीटर तक का हालत खराब कर देगा. ठीक है, छोटा मोटा आइटम बम मानो उसको तुम, है छोटा मोटा आइटम. तो ये रीजन ये है कि उस कंडीशन में अगर 500, 600, 400 टेम्परेचर है तो वो परफेक्टली आप आइडियल गैस के लॉस फॉलो नहीं करेगा. दूसरा रीजन क्या है, मोस्ट ऑफ द फैकल्टी जो बोलते हैं वो, उनका रीजन ये है कि वो जब आइडियल गैस वर्ड यूज कर रहे होते हैं, राइट, आइडियल, नहीं वो रीजन नहीं है ताजिम भाई, राइट. अब भाई तो टेम्परेचर क्या, अगर टेम्परेचर 1000 डिग्री टेम्परेचर की स्टीम हो आपके पास तो वो 100% सुपर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी. दैट इज वन थिंग. ना दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को लगता है आइडियल गैस का मतलब परफेक्ट आइडियल गैस. तो स्टीम, मैंने आपको बताया था, स्टीम आइडियल गैस की तरह तो बिहेव कर सकती है लेकिन कभी भी परफेक्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी. मतलब इवन सुपर हीटेड स्टीम भी परफेक्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी. वो किसकी तरह बिहेव करेगी, सेमी परफेक्ट आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी. और सेमी परफेक्ट आइडियल गैस में सीपी और सीवी वैल्यू क्या होती रहती है, वैरी करती रहती है. सीपी, सीवी और आर, राइट, ये सारी वैल्यूज क्या करती रहती है, वैरी करती रहती हैं. जब ये वैल्यू वैरी करती रहती हैं तो आइडियल गैस लॉस लगाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर लगाओगे तो सीपी और सीवी का वेरिएशन लेना पड़ेगा आपको, राइट. तो इससे अच्छा क्या है, टेबल ही बना दो. इससे अच्छा क्या है, टेबल ही बना दो. समझ में आ रहा है नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको आइडियल गैस लॉस लगाने हैं स्टीम पे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी और सीवी का वेरिएशन पता होना चाहिए. फिर वो वेरिएशन आप लोगे फंक्शन में और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. ऐसा मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब करेक्ट आंसर आएगा. लेकिन ये इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट चाहिए. तो लोगों ने क्या किया, सुपर हीटेड स्टीम टेबल भी बना के रखी हुई है. सुपर हीटेड स्टीम टेबल भी बना के रखी हुई है. लेकिन जब मैं तुमको मोलियर चार्ट दिखाऊंगा तो उसमें मैं तुमको प्रूफ करूंगा कि जो बहुत ज्यादा सुपर हीटेड स्टीम है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि टीएस डायग्राम में उसका जो कर्व है वो फ्लैट हो जाएगा. वो अपन लोग देखेंगे मोलियर चार्ट में, आपको पता चल जाएगा. स्लोप से मैं बता दूंगा, स्लोप से. तो आगे की बातें हैं, टेंशन न लो. प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं है.
ठीक है, तो वो एक्चुअली जो ज्यादातर फैकल्टी पढ़ाते हैं या ज्यादातर बुक्स जो हैं वो उनको वो क्या करती हैं, वो आइडियल गैस को परफेक्ट आइडियल गैस ही मान लेती हैं, पहली चीज। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा हर क्वेश्चन में स्टीम टेबल यूज कर रहे होते हैं, सुपर हीटेड स्टीम है फिर भी स्टीम टेबल यूज कर रहे हैं, तो उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि भैया आइडियल गैस लॉस क्या लगा ही नहीं सकते। ऐसे आप मान लो आइडियल गैस के लिए भी हम लोग पढ़ेंगे कि डी जो होता है MCV/dT होता है। अब MCV/dT आप कैसे लगा दोगे बताओ स्टीम के लिए, क्योंकि CV तो वेरी कर रहा है, तो आपको, और CV किसके पे डिपेंड, टेम्परेचर पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, CV का कुछ तो फंक्शन होगा, मान लो A + BT + CT² ऐसा करके कुछ तो फंक्शन है, तो ये फंक्शन लो फिर इंटीग्रेट करो 1 से 2 और फिर निकालो तो ये फिर सही आएगा। इससे अच्छा लोगों ने क्या किया, सीधे टेबल ही दे दी। तो वो जो टेबल यूज करते हैं ना, तो उनको लगता है कि आइडियल गैस लॉस फॉलो नहीं हो रहा है इसलिए टेबल यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली क्या है कि इवन आइडियल गैस लॉस फॉलो हो रहा है तो भी सेमी परफेक्ट आइडियल गैस है, और उसमें आइडियल गैस लॉस को लगाना आसान नहीं है। मतलब इवन दो फॉलो अगर हो भी रहा है अप्रोक्सीमेटली तो भी लगाना आसान नहीं होगा। समझ में आया? चलो, CP/CV वेरिएबल है, यस CP/CV भी वेरिएबल होता है, डिक्रीज होता रहता है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पूछने वाली चीज तो मैं बता सकता हूँ क्योंकि उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। एनर्जी आ नहीं रहा है, क्या बताऊं मैं, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। मेरे पता क्या, मेरा जुकाम होता है ना तो जल्दी छोड़ता नहीं है, इम्यूनिटी मेरी कम है। ये क्या है, ये मतलब कम से कम नहीं तो टैबलेट खाने के बावजूद भी 5 दिन तो कम से कम परेशान करता है मुझे। सर एग्जाम में ऑल वैल्यूज डेटा ना, सर डाटा बुक नहीं लेना ना, नहीं देखो पवन कुमार, तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में तो आप डेटा बुक ले जा सकते हो, ठीक है। और जहाँ तक बात है गेट एग्जाम की, तो गेट में जो भी डेटा रिक्वायर्ड होगा, जो भी डेटा रिक्वायर्ड होगा वो डेटा गिवन होगा। कह रहा लौकी की सब्जी की वजह से हुआ है, आप लौकी की सब्जी नहीं खाते इसीलिए आप पतले हो। बेटा अभी अभी थोड़ा जुकाम सही है, जिम ज्वाइन करूंगा तब देखना तुम, मैं अभी जिम ज्वाइन करने वाला हूँ। सुबह कोई क्लास नहीं है, जिम ज्वाइन करूंगा, सुबह सुबह जिम जाऊंगा तब थोड़ा सा आएगा। चलो ठीक है। देखो राजेंद्र सेनापति हंस रहा है, बेटा हंसो नहीं, एक दिन जब बॉडी बना के आऊंगा ना, यही टी शर्ट जो ये ढीली ढीली है ना, टी शर्ट ऐसे चिपकी होगी ना यहाँ पे, तब पता चलेगा तुमको, तब उस दिन देखना, तब उस दिन जलोगे मुझसे, उस दिन जलोगे मुझसे। 6 पैक वैक नहीं 8 पैक बनेंगे डायरेक्ट पवन भाई, पवन भाई 8 पैक बनेंगे। चलो जा रहा हूँ मैं, बाय बाय बाय, गुड नाइट।